लेक्चर 3 हिंदी कहानी का इतिहास। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कहानी और कथा में अंतर। दूसरा प्रश्न है हिंदी की पहली कहानी। तीसरा प्रश्न है कहानी और उपन्यास में अंतर। चौथा प्रश्न है हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखें। पांचवीं प्रश्न है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। छठवां प्रश्न है कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सातवां प्रश्न है प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करते हुए उनकी कहानी कला का मूल्यांकन करें। इसमें 5 स्टार है। प्रेमचंद ने 8वां प्रश्न है प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। इसकी व्याख्या करें। इसमें भी 5 स्टार है। 9वां प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की कहानी कला। इसमें 3 स्टार है। 10वां प्रश्न है हिंदी की प्रगतिवादी कहानियाँ। इसमें 1 स्टार है। 11वां प्रश्न है हिंदी की मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। 1 स्टार। 12वां प्रश्न है नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करें और बताएं कि इसे नई कहानी क्यों कहते हैं। 3 स्टार। 13वां प्रश्न है नई कहानी के बाद हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध संक्षिप्त टिप्पणी करें। 1 स्टार। 14वां प्रश्न है कहानीकार अज्ञेय। 2.5 स्टार। 15वां प्रश्न है कहानीकार मोहन राकेश। 2.5 स्टार। 16वां प्रश्न है कहानीकार कृष्णा सोबती। 2.5 स्टार। 17वां प्रश्न है समानांतर कहानी आंदोलन की विशेषताओं पर टिप्पणी करें। 1.5 स्टार। अब शुरुआत करते हैं नई कहानी। नई कहानी में हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है? एक दुनिया समानांतर पुस्तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास दोनों कथात्मक गद्य की विधाएं हैं और दोनों में ही 6 तत्व उद्देश्य, कथानक व कथावस्तु, पात्र, वातावरण, भाषा शैली और कथोपकथन माने गए हैं। इस दृष्टि से दोनों विधाएं अत्यंत निकट जान पड़ती हैं, किंतु दोनों की प्रकृति में गहरे अंतर भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कहानी और उपन्यास में मूल अंतर संक्षिप्तता और विस्तार का है। यह अंतर महत्वपूर्ण अवश्य है, किंतु एकमात्र नहीं। बाबू गुलाब राय के शब्दों में कहें तो जैसे मेढक और बैल को छोटा और बड़ा कहकर काम नहीं चलता, वैसे ही कहानी और उपन्यास में भी सिर्फ आकारगत अंतर नहीं है। अन्य अंतर देखें तो उपन्यास संपूर्ण जीवन को समेटता है, जबकि कहानी सिर्फ एक पक्ष को। उपन्यास में अत्यधिक पात्र व घटनाएं तथा एकाधिक कहानियाँ होती हैं, जबकि कहानी में कम घटनाएं, पात्र व एकल कथा होती है। और उपन्यास में देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन होता है, जबकि कहानी में अत्यंत सीमित। प्रेमचंद के शब्दों में कहें तो यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है, अर्थात इसमें समग्रता के स्तर पर भिन्नता है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। अब देखते हैं हिंदी की पहली कहानी। इसमें हम 3 प्रकार से देखेंगे। एक तो विवाद क्यों है, दूसरा दावेदार कौन है, उनका तर्क क्या है या परीक्षा क्या है, और तीसरा हम देखेंगे निष्कर्ष। तो विवाद क्यों है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक तो पहले की कहानियाँ जो हैं वो आदर्शवाद या किस्सा गोई मात्र की थी और फिर बाद में यथार्थवाद पे आई, इस वजह से विवाद है। अब दावेदार कौन कौन है, तो दावेदार में पहले हैं 1803 ईस्वी में इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र का सपना। इन्होंने दावा किया कि ये इनकी पहली कहानी है 1803 में। और दूसरे हैं 1871 में रेवरेंड जे न्यूटन। रेवरेंड जे न्यूटन का रचना है एक जमींदार का दृष्टांत।
इन्होंने 1871 में दावा किया कि ये इनकी पहली कहानी है, मतलब हिंदी की पहली कहानी हो सकती है। एक जमींदार का दृष्टांत। रेवरेंड जे न्यूटन एक अमेरिकी पादरी हैं, जिसके आगे भी रेवरेंड लग गया, वो समझिए पादरी ही होते हैं। उसके बाद तीसरे दावेदार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनकी रचना है राजा भोज का सपना। राजा भोज का सपना। उसके बाद चौथे दावेदार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पांचवें दावेदार हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिन्होंने 1900 में दावा किया इंदुमती को लेकर। इंदुमती इनकी रचना का नाम है। इंदुमती जो है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और छठे दावेदार हैं 1901 में माधवराय सप्रे, जिनकी रचना का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। ये छत्तीसगढ़ मित्र नाम के अखबार में छपी थी। अब चलिए पढ़ लेते हैं आगे। सामान्यतः माना जाता है कि हिंदी की पहली कहानी के तथ्यों के आधार पर 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी है। सबसे प्राचीन कहानी यदि कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित की जाए तो सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा 1803 या 1808 ईस्वी में रचित रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र हिंदी की पहली कहानी ठहरती है। किंतु यदि कहानी के तथ्यों की खोज करें तो इसे पढ़कर निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि यह पारसी थिएटर के लटकों झटकों से भरी मध्यकालीन किस्म की किस्सा गोई मात्र है। इसमें ना तो व्यवस्थित भाषा है, न वातावरण या चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया है, जिनमें पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1903। इनकी रचना का नाम है 11 वर्ष का समय। और दूसरी है बंग महिला। इन्होंने 1907 में दुलाई वाली रचना को पहली रचना साबित करने का प्रयास किया। बंग महिला का सही नाम है राजेंद्र बाला घोष। तीसरे रचनाकार हैं गुलेरी जी, जिन्होंने 1915 में उसने कहा था रचना को पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिंदी कहानी का इतिहास। तो हिंदी कहानी के इतिहास को हम 3 भागों में बांटकर देखते हैं। एक प्रेमचंद पूर्व काल, जो कि 1901 से 1915 तक था। एक प्रेमचंद प्रसाद युग, जो कि 1916 से 1936 तक था। और एक प्रेमचंद पश्चात युग, जो कि 1936 से आज तक है। तो प्रेमचंद प्रसाद युग को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रेमचंद पश्चात युग को हम 3 भागों में बांटते हैं। उत्तर प्रेमचंद युग, जो कि 1936 से 1955 तक है। नई कहानी, जो कि 1955 से 1960 तक है। और परिवर्ती कहानी, जो कि 1960 तक अभी तक है। परिवर्ती कहानियों में ही उसके भाग के रूप में आता है सहज, सक्रिय, समानांतर, सचेतन, जनवादी, कहानी। ये सभी परिवर्ती कहानी में आते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम जानते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के अगर हम तथ्य की बात करें, मतलब इस समय की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी थीं, तो इस समय की प्रमुख कहानियाँ हैं एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था गुलेरी जी का, 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली है। तो एक टोकरी भर मिट्टी ये है, किसकी कहानी है ये? एक टोकरी भर मिट्टी। चलिए हम देख लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी ये है माधवराव सप्रे, और उसने कहा था ये है गुलेरी जी का। 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और दुलाई वाली है बंग महिला का या राजेंद्र बाला घोष का। तो ये इस काल की प्रमुख कहानियाँ हैं। अगर इस समय विश्लेषण की बात करें हम,
तो ये प्रेमचंद पूर्व कहानी जो है वो आदर्शवाद इसमें ज़्यादा होता था, सुधारवाद की भावना ज़्यादा होती थी। ये नवजागरण का काल था। उसने कहा था ये इस समय की बड़ी उपलब्धि है। क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले स्वच्छंदतावाद की भावना का विकास हुआ। स्वच्छंदतावाद मतलब जिसमें भावना, प्रेम, प्रकृति हो, जिसमें भावना केंद्र में हो, प्रेम केंद्र में हो और प्रकृति केंद्र में हो। तो उसने कहा था ये एक तरफ इसमें स्वच्छंदतावाद था, तो दूसरी तरफ इसमें फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति का सबसे पहले प्रयोग किया गया। पढ़ देता हूँ हिंदी में। हिंदी का पहला चरण 1901 से 1915 ईस्वी तक विस्तृत है, जिसे प्रेमचंद पूर्व युग कहते हैं। इस काल की एकमात्र उपलब्धि उसने कहा था कहानी है, जिसमें पहली बार पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो यही लेक्चर 3 समाप्त होता है। लेक्चर 4 प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936। पहली कहानी प्रेमचंद की 1907 में सोजे वतन है। प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी सौत है, जिसे इन्होंने 1915 ईस्वी में लिखी और इस दौर में वे प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध होना शुरू हो गए थे। उनकी अंतिम कहानी 1936 ईस्वी में लिखी कफन है। सौत से लेकर कफन तक के बीच में इन्होंने 300 कहानियाँ लिखी हैं। पहली कहानी जयशंकर प्रसाद की 1911 में लिखा गया ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की 3 प्रमुख कहानियाँ। पहली कहानी है आकाशदीप, जिसकी नायिका का नाम है चंपा। दूसरी कहानी है पुरस्कार, जिसकी नायिका का नाम है मधुलिका। और तीसरी कहानी का नाम है गुंडा, जिसके मेन नायक हैं नन्हुक सिंह। अब प्रसाद जी के बारे में जान लेते हैं। तो प्रसाद जी बहुमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ये इनकी कहानियों में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण ज़्यादा पाया जाता था। स्वच्छंदतावाद माने हमने समझ लिया, जिसमें भावना, प्रेम, प्रकृति केंद्र में हो। दूसरी, इनकी कहानियों में राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी परंपरा मतलब ज़्यादा रहती थी। तीसरा, इनकी कहानियों में नारी चरित्र महान होते थे। और चौथा है कि इनकी कहानियों में नाटकीयता ज़्यादा होती थी। नाटकीयता में द्वंद्व और आकस्मिकता ज़्यादा होता था। तो प्रसाद जी की कविता में बात करें तो कविता इन्होंने छायावाद में लिखी है कामायनी। नाटक में इनका है स्कंदगुप्त। कहानी हमने देख ही लिया आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा। उपन्यास इनका है कंकाल तितली, इरावती। और समीक्षा है इनका काव्य कला तथा अन्य निबंध। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। छायावादी कविताओं और स्वच्छंदतावादी नाटकों में उनका प्रमुख स्थान है ही। कहानियों के अंतर्गत 4 बातें हैं। इनका स्वच्छंदतावादी नज़रिया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना है, जैसे मधुलिका में देश के लिए अपनी प्रेम को छोड़ सकती है, फांसी पर लटकवा सकती है। तीसरा है इनकी कहानियों में नारी चरित्र महान है, जैसे मधुलिका, चंपा। चौथा है नाटकीयता उनकी कहानियों में रहते ही है, द्वंद्व और आकस्मिकता, जैसे आकाशदीप, पुरस्कार थी। अब बात करते हैं यथार्थवाद। तो यथार्थवाद 2 प्रकार से, एक सामाजिक यथार्थवाद, एक मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। तो सामाजिक यथार्थवाद में प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद स्त्री, किसान और मजदूर के यथार्थ को दिखाने का प्रयास करते हैं और इन्हीं के समकालीन सुदर्शन थे। सुदर्शन जो हैं ये इन्हीं के समकालीन थे। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में जयशंकर प्रसाद जी आते हैं और प्रसाद के बाद के लेखकों में जैनेन्द्र कुमार, इला चंद्र जोशी और अज्ञेय आते हैं। इसलिए प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद 1907 से 1936 ईस्वी के काल को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने
सबसे लास्ट में कहें तो जमाना या बड़े घर की बेटी, कफन, इनकी कहानियाँ सबसे अंतिम कहानियों में से हैं। प्रेमचंद युग को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो 1915 से 1925 के ईस्वी में और एक 1925 से 1936 में। 1915 से जो 1925 का है, इसमें प्रेमचंद पर आदर्शवाद का प्रभाव दिखाई देता है। यानी इस समय की कहानियाँ इनकी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पे थी। लेकिन 1925 से 1936 के बाद जो कहानियाँ लिखी वो यथार्थवाद थी, उनमें चरम यथार्थवाद दिखाई पड़ता है। तो ऐसा यथार्थवाद जो आदर्शवाद की तरफ उन्मुख हो उसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। इनमें हृदय परिवर्तन दिखा देते थे, ये लास्ट में हृदय परिवर्तन करा देते थे, तो इसे ही कहा जाता है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रश्न है, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली, उसका कायाकल्प भी कर दिया। या बोले तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद का योगदान। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रेमचंद ने अपने 20 वर्षों के लेखन काल में लगभग 300 कहानियाँ लिखीं। माना जाता है कि उन्होंने सिर्फ 20 वर्षों में हिंदी कहानी को परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने में अन्यथा 100 साल लग जाते हैं। हिंदी कहानी की दुनिया में प्रेमचंद ने मुख्यतः निम्नलिखित बदलाव किए। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, पहला बदलाव है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी आदर्शों, उपदेशों और मनोरंजन तक सीमित थी। उदाहरण के लिए रानी केतकी की कहानी जैसी रचनाएं मनोरंजन के लटकों झटकों से भरी थीं। एक जमींदार का दृष्टांत जैसी कहानियाँ उपदेशात्मक से भरी थीं। प्रेमचंद ने इस परंपरा को सामाजिक यथार्थवाद से जोड़ा और देखते ही देखते हिंदी कहानी भारत के कृषण, ग्रामीण और वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करने लगे। आरंभिक कहानियों जैसे बड़े घर की बेटी और रानी सारंधा में प्रेमचंद भी आदर्शवाद से मुक्त नहीं हो पाए, किंतु अंतिम दौर तक आते आते प्रेमचंद ने पूस की रात, सदगति, कफन को मिलाकर हिंदी कहानी को चरम यथार्थवाद तक पहुंचा दिया। दूसरा जो इन्होंने बदलाव किए वो है प्रेमचंद से पहले हिंदी कहानियों का विषय वैविध्य सीमित था। कुछ ही विषयों जैसे नारी सुधार, बाल सुधार तथा देश प्रेम आदि पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को उठाया और वह एल्बम बन गई। उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी, वृद्धों की समस्या, ईदगाह, अभाव से ग्रस्त बच्चों की समस्या, पूस की रात, गरीब किसान की समस्या, कफन, गरीबी और भूख की समस्या, सदगति, दलितों के शोषण की समस्या, अलग्योझा, संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या, नया विवाह, बेमेल विवाह की समस्या, गुल्ली डंडा, सहजता छिन जाने की समस्या, शतरंज के खिलाड़ी, राजनीतिक जिम्मेदारियों से दूर भागने की समस्या। तीसरा बदलाव जो किया वो है कहानियों की शिल्प के स्तर पर प्रेमचंद ने सबसे बड़ा बदलाव चरित्र योजना के स्तर पर किया। उनसे पहले की कहानियों में चरित्र प्रायः एक आयामी तथा अस्वाभाविक होते थे। वे या तो अच्छे होते थे या बुरे होते थे। प्रेमचंद के शुरुआती कहानियों जैसे रानी सारंधा में ऐसा चित्रांकन झलकता है, किंतु क्रमशः वह समझ गए कि कोई भी व्यक्ति केवल बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि विभिन्न व्यक्तियों में अच्छाई और बुराई का अलग अलग अनुपात होता है। यही कारण है कि प्रेमचंद के अधिकांश चरित्र सहज एवं स्वाभाविक बने, न कि कठपुतली जैसे और आदर्श। कफन के घीसू और माधव उनकी इस चरित्र दृष्टि के सर्वोच्च स्तंभ हैं। चौथा जो बदलाव है
प्रेमचंद ने दूसरा बड़ा परिवर्तन हिंदी कहानियों की भाषा में किया। उनसे पहले की कहानियाँ हिंदी की दो शैलियों को लेकर असमंजस में थी। कुछ लेखक वैसी तत्सम और संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे जिसका प्रयोग राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक में किया था, तो दूसरी तरफ कुछ लेखक उस फारसी निष्ठ शैली का अनुसरण कर रहे थे जिसका प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस अखबार में कर रहे थे। प्रेमचंद महात्मा गांधी की इस राय से सहमत थे कि हिंदी का लोक प्रचलित रूप अर्थात हिंदुस्तानी ही साहित्य में प्रयुक्त होनी चाहिए। यद्यपि रानी सारंधा जैसी कहानियों में तत्समी हिंदी लिख दी गई है, वह शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह में भाषा का उदयन झलकता है, किंतु यह कथा वस्तु के योग के कारण हुआ है, भाषाई पूर्वाग्रहों के कारण नहीं। उनकी अधिकांश कहानियों में हिंदुस्तानी शैली ही प्रयुक्त है और यह भी एक कारण है कि वे भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े गए कहानीकार और उपन्यासकार हैं। पांचवा है, प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों में मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत भी की, किंतु उनका मनोविज्ञान का प्रयोग प्रसाद, अज्ञेय और जैनेन्द्र से अलग है। जहाँ प्रसाद जी की रुचि अभिजन वर्ग के मनोविज्ञान को समझने में और जैनेन्द्र व अज्ञेय की रुचि सिगमंड फ्रॉयड की सैद्धांतिकी में है, वहीं प्रेमचंद की रुचि आम आदमी की सहज मनोविज्ञान में है, जिसे समझने के लिए ग्रंथों की नहीं बल्कि परिपक्व दृष्टि की जरूरत होती है। गुल्ली डंडा और सभ्यता का रहस्य कहानियों में उन्होंने मध्यवर्गीय चित्रण किया है। गीला और नई विवाह में स्त्री मनोविज्ञान का, सदगति में दलितों का, कफन में गरीबों का और पूस की रात में कृषकों का मनोविज्ञान का चित्रण किया है। कुल मिलाकर यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्मभूमि ही नहीं बदली बल्कि उसका कायाकल्प कर दिया। यही कारण है कि विभिन्न कहानीकारों के आगमन के बावजूद वह अभी भी समादृत है। समादृत मतलब आदरणीय है। लेक्चर 4 समाप्त। लेक्चर 5 पेपर 1 से पेपर 2 प्रेम मंजूषा। प्रेम मंजूषा जो बूढ़ी काकी है, इसमें कहानी जो है दूसरा बूढ़ी काकी, ये सेम एज है चीफ की दावत, जो कि एक दुनिया समानांतर की कहानी है। बूढ़ी काकी में बूढ़ी काकी थी, एक्स उसमें एक और एक्स कोई था। एक्स का पुत्र था बुद्धू राम की पत्नी थी रूपा। बुद्धू राम का बेटा एक था सुखराम और लाडली उनकी पोती थी, मतलब बूढ़ी काकी की पोती थी और बुद्धू राम का बेटी थी। तो लाडली बूढ़ी काकी को मानती थी। ऐसे करके कुछ एक कहानी है। तीसरा जो कहानी है अलग्योझा, इसमें एक चरित्र है भोला महतो और दूसरा है पन्ना। तो भोला महतो जो है और पन्ना जो है उसके 4 लड़के थे, एक केदार, एक लक्ष्मण, एक झुरिया, एक खुन्नू। केदार जो है वो सबसे बड़ा है। भोला महतो जो है उनका मतलब पुत्र या कोई था मुलिया रघु जो था वो मुखिया था। फिर केदार जो है वो पन्ना का बड़ा लड़का था। ऐसे करके कुछ कहानी है जिसमें पात्र हैं मुलिया, रघु जो कि मुखिया था और पन्ना के 4 लड़के केदार, लक्ष्मण, झुरिया, खुन्नू और भोला महतो थे। फिर चौथा कहानी आ जाता है ईदगाह, जिसमें पात्र का नाम है अमीना, उसका पुत्र है आबिद और उसका पोता है हामिद।
जिसको उसकी बूढ़ी माँ यानी अम्मा, उसकी हामिद की अम्मा यानी अमीना ने 3 पैसे दिए थे मेला देखने के लिए, जिसमें वो जाता है मेले से खरीद के ले आता है चिमटा। फिर 5वां कहानी है सदगति, जिसमें मुख्य चरित्र हैं दुखी चमार और पंडित घासीराम और उनकी पत्नी है जिनको पंडिताइन बोला जाता है। तो दुखी चमार, पंडित घासीराम और पंडिताइन, ये 3 चरित्र सदगति कहानी में हैं। छठा कहानी है पूस की रात, जिसमें हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और उसका कुत्ता जबरा, ये 3 कहानी के मुख्य पात्र हैं। 7वां कहानी है कफन, जिसमें घीसू हैं और माधव और बुधिया, ये 3 पात्र हैं, घीसू, माधव, बुधिया। इसमें है कि गरीब बेशरम होता है, दलित कामचोर होते हैं, लेकिन गरीब जो है वो बेशरम और कामचोर दोनों हो जाते हैं। इसमें ये मेन थीम है। 8वां कहानी है गुल्ली डंडा, जिसमें मुख्य चरित्र है मैं और गया। यह शहरी मध्यम वर्ग को इसमें दिखाया गया है। इसमें फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष शैली, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष शैली और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष शैली होता है। तो इसमें मैं और गया यानी मैं उत्तम पुरुष शैली दिखाया गया है। तो अब 9वीं कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी में मुख्य चरित्र हैं मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। उसके बाद 10वां कहानी है सभ्यता का रहस्य, जिसमें राय रतन किशोर और दमड़ी घसियारा मुख्य चरित्र हैं। राय रतन किशोर से 20,000 रुपये दमड़ी घसियारा ले लेता है, मतलब ऋण। फिर यात्रा या व्यय, और फिर दमड़ी घसियारा चारा चोरी करता है, उसमें पकड़ा जाता है। तो ये दमड़ी घसियारा राय रतन किशोर के यहाँ काम करता था। तो अपनी साख बचाने के लिए और सबके नज़र में दिखाने के लिए कि इन्होंने न्याय अच्छा किया, तो इन्होंने 6 माह का जेल दे दिया था दमड़ी घसियारा को। तो ऐसी कुछ करके कहानी है। 11वां कहानी है दूध का दाम, जिसमें मुख्य चरित्र है गूदड़ और भूंगी। गूदड़ को प्लेग हो जाता है और वो भूंगी को सौंप देता है। गूदड़ का पुत्र है मंगल और भूंगी का पुत्र है सुरेश। और महेशनाथ जो है वो अमीर है, तो महेशनाथ का पुत्र है सुरेश। गूदड़ और भूंगी ये दोनों पति पत्नी हैं। गूदड़ और भूंगी का लड़का है मंगल। गूदड़ और भूंगी दोनों गरीब होते हैं, इस वजह से मंगल को भूंगी का दूध नहीं मिलता, जबकि उसके मालिक यानी महेशनाथ के पुत्र सुरेश को भूंगी का दूध मिलता है। तो यही है दूध का दाम। अंत में लास्ट में क्या होता है, शायद प्लेग के कारण गूदड़ की मौत होती है, ऐसे कुछ होता है। तो कहानी आप पूरा पढ़ लें। 12वां कहानी है रानी सरंधा, जिसमें मुख्य चरित्र है एक अनिरुद्ध और दूसरा सरंधा। और सरंधा की शायद शादी होती है चंपत राय से। 13वां कहानी है गिला। गिला में मुख्य चरित्र हैं मैं, वाह, लेकिन इसमें जो मैं है वो स्त्री है। तो ये जो कहानी है, कहानी देखिए 3 प्रकार के, कहानी कितने प्रकार के हो सकते हैं, 5 प्रकार के। घटना प्रधान, वर्णन प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान और स्थिति प्रधान। लेकिन जो घटना प्रधान, वर्णन प्रधान, चरित्र प्रधान होते हैं, ये कहानी अमूमन बेकार होते हैं। चरित्र प्रधान कहानी में चरित्र जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए, स्वतंत्र चरित्र हो, ठीक है। इसमें एक कुछ बोला गया है, दुनिया जो कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गई वह मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। 14वां कहानी का नाम है नया विवाह। इसमें मुख्य चरित्र हैं आशा, लाला डंगामल और लीला। और लाला डंगामल एक है जुगल। इसमें क्या होता है, लाला डंगामल और जुगल जो है, लाला डंगामल उनकी एक पत्नी पहले से थी आशा, लेकिन उन्होंने एक नई पत्नी लेके आई लीला, जिसकी उम्र लाला डंगामल से बहुत कम थी। तो ऐसे करके कुछ है, तो जुगल से उसका मन लगता था, शायद ऐसे करके कुछ है, आप पढ़ लें। नया विवाह में मुख्य चरित्र है आशा, लाल डंगामल, लीला, जुगल।
उसके बाद 15वां कहानी है निमंत्रण, जिसमें मोटेराम शास्त्री हैं और पंडित चिंतामणि हैं। मोटेराम शास्त्री पंडित चिंतामणि दोनों इसमें मतलब अच्छे दोस्त होते हैं। फिर एक बार इन दोनों को मिलता है निमंत्रण, मतलब मिलता है मोटेराम शास्त्री को, लेकिन ये पंडित चिंतामणि को नहीं बताते हैं। फिर ये अपने पूरे परिवार को लेके जाते हैं और उसको नहीं बताते हैं, लेकिन अंत में पकड़े जाते हैं। तो यही बोलते हैं इसमें निमंत्रण, ऐसे कुछ करके कहानी है। 16वां है मुफ्त का यश कहानी, जिसमें मुख्य चरित्र हैं मैं और बलदेव। तो इस तरीके से लेक्चर 5 यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर 6 इसमें है प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, इसमें से सबसे संभावित प्रश्न जो है, इसमें पहला प्रश्न हो सकता है प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों पर विचार करें। 3 स्टार, जिसमें पहला है कफन, सदगति, ईदगाह, पूस की रात। 3 स्टार। शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, अलगे ओझा, दूध का दाम। 2 स्टार। और शेष कहानियाँ जो हैं वो 1 स्टार की हैं। दूसरा प्रश्न है आपकी राय में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ संकलन की कौन सी कहानी सर्वश्रेष्ठ है और क्यों? ये 4 स्टार इसमें हैं। तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से अपने समय के संपूर्ण सामाजिक यथार्थ को गहराई से छुआ है, विचार करें। इसमें 3 स्टार है। चौथा प्रश्न है आधुनिक विमर्श के आलोक में प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों पर विचार करें। 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है प्रेमचंद की कहानी कला पर संक्षिप्त निबंध लिखें। 4 स्टार। छठा प्रश्न है प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म प्रयोग हुआ है। इस कथन पर विचार करते हुए बताएं कि प्रेमचंद ने मनोविज्ञान का प्रयोग जैनेन्द्र और अन्य मनोवैज्ञानिक कहानीकारों से अलग किया है। 3 स्टार। अब आ जाता है पेपर 2। पेपर 2 में आते हैं प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार में पहला प्रकार हो सकता है संवेदना पर विचार करें। दूसरा हो सकता है शिल्प पर विचार करें। तीसरा हो सकता है संवेदना और शिल्प पर विचार करें। और चौथा हो सकता है तथ्यों के आधार पर समीक्षा करें। तो इसमें पहला जो है संवेदना पर विचार करें। सबका नाम एक ही है, संवेदना। चाहे संवेदना बोलो, इंग्लिश में चाहे कंटेंट बोलो, फिर संवेदना बोलो, वस्तु बोलो, विषय वस्तु बोलो, प्रतिपाद्य बोलो, कथ्य बोलो, मूल स्वर बोलो, वर्ण विचार बोलो या भाव बोलो, विचारधारा बोलो, मर्म बोलो, अनुभूति पक्ष बोलो या कथ्य बोलो। ये सबका नाम ही इसमें सब में तुम्हें संवेदना पे ही लिखना है। संवेदना में क्या लिखा जाता है? पहला, इसमें संवेदना में पहला लिखा जाता है दर्शन। दर्शन या विचारधारा का प्रभाव क्या है वो लिखो। यानी जैसे प्रेमचंद का गांधीवाद से मार्क्सवाद पे प्रभाव है। दूसरा इसमें लिखा जाता है समस्याएं उठाई गई। कौन सी समस्याएं उठाई गई? समस्याएं 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक केंद्रीय समस्या और एक शेष समस्या। तीसरा होता है कि लेखक द्वारा सुझाया गया समाधान, अगर समाधान दिखाया हो तो। और चौथा है तुलना करना है। तुलना किसका करना है? पहला, लेखक की उस कहानी से किसी और कहानी से। दूसरा, उस लेखक की किसी और लेखक की कहानी से। तीसरा, उस लेखक की कहानी तथा किसी भी उपन्यास से। और चौथा है साहित्य की तुलना जैसे गैर साहित्य से। जैसे इसमें है साहित्य में प्रेमचंद तथा भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी। अब देखते हैं कहानी गीला की संवेदना पर विचार करें। पहला इसमें इंट्रो हम देखते हैं 1932 पति पत्नी। दूसरा, स्त्री के निगाह से विवाह संबंध दिखाया गया है। तीसरा, अमीर गरीब का संबंध इसमें दिखाया गया है। चौथा है दहेज समाधान दिखाया गया है।
तो अब पढ़ते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसे। तो पहला, गीला प्रेमचंद द्वारा 1932 में रची गई कहानी है, जो कुछ अर्थों में हिंदी कहानी परंपरा का टर्निंग पॉइंट है। इस समय तक प्रेमचंद आदर्शवाद की दुनिया छोड़ने लगे थे और यथार्थवाद से आंखें मिलाने लगे थे। गीला उस स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है जो आज के हिंदी साहित्य में प्रमुख धारा बन गई है। दूसरा, गीला कहानी की मूल संवेदना गृहस्थ जीवन के विश्लेषण से जुड़ी है। प्रेमचंद शुरुआत से ही परिवार व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं और उनकी यह वैचारिकता बड़े घर की बेटी तथा अलग्योझा जैसी कहानी में देखी जा सकती है, किंतु इन सभी विचारों के मूल में कहीं न कहीं पुरुष का नजरिया केंद्र में रहा है। गीला इस अर्थ में क्रांतिकारी कहानी है कि इसमें प्रेमचंद ने पहली बार एक स्त्री की निगाह से गृहस्थ जीवन का मूल्यांकन किया है। तीसरा है, गीला कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य यह है कि वैवाहिक जीवन तभी बेहतर चल सकता है जब पति और पत्नी एक दूसरे के गुणों और दोषों को सहजता से स्वीकार करें और सामंजस्य बैठाने के लिए अपने अहंकार का त्याग करें। चौथा है, इस कहानी की नायिका को अपने पति से हजारों शिकायतें हैं, जैसे यह कि वह घर के सदस्यों पर ध्यान नहीं देते हैं, दूसरों के लिए अपने घर का सर्वनाश कर देते हैं, इनके दोस्त भी एक से एक बुरे हैं आदि। किंतु इन सारी कमियों के बावजूद वह महसूस करती है कि दोनों के बीच सामंजस्य इतना अच्छा है कि इससे बेहतर विवाह संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह सोचती है पांचवा, वह सोचती है किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होने के बावजूद भी इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती। ... पांचवा, आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखूं। यह धर्म की बेड़ी नहीं है... हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी समताएं व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई हैं मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस या घिसाकर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके। छठा, यद्यपि गीला कहानी का मुख्य कथ्य गृहस्थिक जीवन की बारीकियां बताना ही है, किंतु प्रेमचंद ने चलते चलते अपनी समझ से कुछ अन्य संकेत भी छोड़ दिए हैं। उदाहरण के लिए गीला की नायिका दहेज प्रथा से क्षुब्ध होकर उसके व्यवहारिक समाधान पर टिप्पणी करती है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। इसी प्रकार इस कहानी में बच्चों के परिवरिश के प्रश्न पर भी यह बिंदु उठाया गया है कि उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए या नहीं। आजकल शारीरिक दंड को बुरा माना जाता है, जिसका आरंभिक संकेत इस कहानी में छिपा हुआ है। नायिका सोचती है, आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। सातवां, गीला के लेखन काल तक आते आते प्रेमचंद पर समाजवादी मूल्यों का प्रभाव गहरा हो चला था। उन्होंने घोषित रूप से समाजवादी खुद को चाहे कभी न कहा हो, किंतु उनकी रचनाओं के केंद्र में अमीरी और गरीबी, शोषक और शोषित का द्वंद्व झलकने लगा था। यह द्वंद्व जो पूस की रात, कफन और दूध का दाम के केंद्र में है।
बहुत संक्षेप में गीला में भी झलक रही है। नायिका सोच रही है कि जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर क्यों न निर्धनों को नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। निष्कर्ष। कुल मिलाकर गीला कहानी का प्रतिपाद्य यही है कि पुरुष और स्त्री का साहचर्य बुद्धि, धन या सौंदर्य पर नहीं टिका होता, बल्कि सामंजस्य करने के धैर्य और विवेक पर आधारित होता है। आज के समय में जब विवाह व्यवस्था संक्रमण के गंभीर दौर से गुजर रही है, यह कहानी गृहस्थ जीवन की बारीकियां सिखाकर हमारी चेतना का विस्तार करती है। अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रकार की कहानियों पे, यानी दूसरे प्रकार के प्रश्नों पर, जो है शिल्प पर विचार। तो इसमें सबसे पहले होता है क्या कहा है। क्या कहा है वो संवेदना है, और दूसरा होता है कैसे कहा है। कैसे कहा है ये शिल्प होता है। शिल्प मतलब कला या कहने की अदा। शिल्प में क्या क्या हम लिखते हैं, तो सबसे पहले भाषा शैली देखते हैं कि भाषा शैली कौन सी है, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, सूत्र भाषा या समास शैली है तो कि नहीं है। अब सूत्र भाषा या समास शैली का मतलब होता है संक्षेप में कहना। दूसरा हम कथानक योजना के बारे में देखते हैं। कथानक योजना में क्या देखते हैं, पहला यह इकहरा या जटिल है कि सीधा या वक्र है। इकहरा या जटिल है कि सीधा या वक्र है। वक्र मतलब जिस कथा में द्वंद्व ज़्यादा हो, तो ये देखा जाता है। भाषा शैली में और हम इसके अगर थोड़ा और भाग करें तो भाषा शैली में व्यंग्य शैली होती है, हास्य शैली, प्रतीक, बिंब, उपमा आते हैं। और कथानक योजना में अगर हम बात करें तो गति या विराम आता है, कसा या बिखरा हुआ है ये देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं, मतलब फॉर्मेट है, आदि कैसा है, मध्य कैसा है और अंत कैसा है, या नया प्रयोग देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। और इसमें एक और चीज़ देखते हैं, संबंध निर्वाह कैसा है, यानी वेल कनेक्टेड है कि नहीं कथानक योजना। और तीसरा इसमें देखते हैं चरित्र योजना। चरित्र योजना में हम देखते हैं चरित्र स्वतंत्र है या परतंत्र है, स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है। प्रेमचंद की जो शैली अमूमन हम बात करें तो इनकी व्यास शैली है। व्यास शैली मतलब विस्तार में समझाना, तो ये विस्तार में समझाते हैं। तो चौथा हम बात करें, चौथा अन्य, मतलब इसमें और क्या कहा गया है, जैसे चेतना प्रवाह शैली। चेतना प्रवाह शैली मतलब होता है जो जो दिमाग में आते जाए लिखता जाए। चेतना प्रवाह शैली का एग्जाम्पल होगा गीला। प्रेमचंद का जो गीला कहानी है वो चेतना प्रवाह शैली का एग्जाम्पल है। दूसरा हो जाता है उत्तम पुरुष शैली या अन्य पुरुष शैली। और तीसरा है संलाप शैली, जिसमें भावुकता से बहुत ज़्यादा भरे हों, वो है संलाप शैली। तो कंटेंट संवेदना है, क्या कहा गया है और कैसे कहा गया है, यह है शिल्प यानी फॉर्म। कथ्य है संवेदना, और कथन शैली या स्थापत्य ये है शिल्प। अनुभूति है संवेदना और अभिव्यक्ति शैली है शिल्प। विचार या भाव है संवेदना और कला पक्ष ये है शिल्प। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी तक था, जिसमें मुख्य रचनाकार हैं निराला, महादेवी, पंथ और जयशंकर प्रसाद। अब देखते हैं उपमा क्या है। उपमा है जिससे तुलना करते हैं, उपमान है वो। प्रतीक, उपमाओं का प्रयोग ना हो, इनडायरेक्टिंग तुलना की जाए, वो है प्रतीक। बिंब क्या है, चित्र भाषा। चित्र भाषा मतलब पढ़ते हुए दिमाग में चित्र बनना, वो है बिंब शैली। तो लेक्चर 6 यहीं पे समाप्त होता है। लेक्चर 7, सर्वश्रेष्ठ कहानी क्यों माने। इसकी कसौटी क्या है। इसमें सबसे पहले साहित्य की दुनिया में संवेदना 70% लिखना है और शिल्प 30% लिखना है। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ कहानी क्यों माने, इसमें पहला है सर्वश्रेष्ठ कहानी क्यों माने में साहित्य का भाव होना चाहिए, यानी साहित्य का भाव मतलब व्यापकता से
और गहराई से साहित्य का भाव होना चाहिए वंचित समूहों के प्रति। और दूसरा है प्रभाव। प्रभाव ऐसा हो कि पाठक पहले से बेहतर हो जाए, यानी चेतना में जो सबसे ज़्यादा उत्कर्ष पैदा करे। और तीसरे नंबर पर हमें लिखना है शिल्प। शिल्प, तो चलिए एक प्रश्न लेके इसे समझते हैं। तो प्रश्न है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी। इसमें ए है, ए बिंदु, किसी कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का दर्जा तभी दिया जा सकता है जब वह अग्रलिखित 3 गुणों को धारण करती है। पहला गुण है उसकी संवेदना व्यापक, गहरी तथा समाज के वंचित वर्गों के समावेशन के मूल्यों पर आधारित हो। दूसरा, उसका प्रभाव ऐसा हो कि पाठक की चेतना में नैतिक उत्कर्ष हो और वह ठीक वही व्यक्ति न रहे जो वह कहानी पढ़ने से पहले था। तथा तीसरा है कहानी का शिल्प ऐसा हो कि वह संवेदना को पूरे प्रभाव के साथ पाठक तक पहुंचा सके। बी ऑप्शन, बी पॉइंट। प्रेमचंद की 300 कहानियों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ के रूप में चुनना आसान नहीं है, किंतु उपरोक्त कसौटियों का प्रयोग करें तो 7 से 8 कहानियाँ दिमाग में कौंधते हैं, जैसे कफन, सदगति, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, दूध का दाम तथा अलग्योझा। यदि इनमें से भी किसी एक को भी चुनना हो तो मेरी राय में सदगति को सर्वश्रेष्ठ कहानी माना जा सकता है। पॉइंट सी, सदगति की सर्वश्रेष्ठता का पहला आधार उसकी संवेदना की व्यापकता और गहराई है। भारतीय समाज में वंचन और शोषण का सबसे बड़ा शिकार दलित समाज रहा है, इस पर संशय नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद की केंद्रीय चिंताओं में गरीब भी थे और दलित भी। उन्होंने पूस की रात जैसी कहानियों में गरीब किसानों की समस्या केंद्र में रखी, तो गुल्ली डंडा जैसी कहानियों में दलितों के व्याप्त निक्षेपण को दिखाया। सदगति में उन्होंने इन दोनों समस्याओं को एक साथ उठाया और दुखी चमार के माध्यम से समाज की सबसे कमजोर हिस्से को छुआ। इसमें नया विवाह और गिला की तरह स्त्री समस्या तो केंद्र में नहीं है, किंतु दुखी की पत्नी झुरिया के माध्यम से इस अर्थ में संवेदना की गहराई और व्यापकता के स्तर पर सदगति प्रेमचंद की किसी भी अन्य कहानी को टक्कर देने में समर्थ दिखाई देती है। डी पॉइंट। दलितों की दुर्दशा प्रेमचंद की कुछ अन्य कहानियों में भी वर्णित है, किंतु सदगति का तेवर इसे पृथक बनाता है। कफन के भीखू और माधव भी दलित समुदाय से हैं। गुल्ली डंडा का गया भी, दूध का दाम का मंगल भी, किंतु इन सभी में दुर्दशा के बावजूद दलितों का आक्रामक तेवर नजर नहीं आता। अपने मानवाधिकारों और गरिमा के लिए संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता। यूं लगता है कि ये सभी चरित्र शोषण और दमन को अपनी नियति मान लिए हैं। इन बिंदु पर सदगति आगे निकल जाती है, क्योंकि दुखी की मौत पर उसका समुदाय आक्रोश से भरा हुआ है और लाश उठाने से मना कर रहा है। इधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे। पॉइंट ई, सदगति का प्रभाव भी अत्यंत गहरा है। प्रेमचंद ने जिस बारीकी से दुखी के शोषण की कथा कही है, उसमें पाठक को यह एहसास बिल्कुल नहीं होता है कि लेखक उसके जातीय पूर्वग्रहों पर हमला कर रहा है। सघन वातावरण के माध्यम से प्रेमचंद
पाठक की चेतना को बांध लेते हैं और उसे महसूस कराते हैं कि ग्रामीण भारत में किस तरह जातीय शोषण गरीब दलितों के मानवाधिकार छीन लेता है। जितना प्रभाव बूढ़ी काकी, पूस की रात, बड़े घर की बेटी पढ़ने के बाद पाठक को महसूस होता है, उससे कहीं प्रभाव सदगति पढ़कर होता है और पाठक अपने जातीय आग्रहों से मुक्त होता है। यह प्रभाव सिर्फ भावनात्मक और क्षणभंगुर नहीं होता है, बल्कि अपनी प्रकृति में संज्ञानात्मक और अस्थायी है। पॉइंट एफ, सदगति का शिल्प भी सधा हुआ है। प्रेमचंद एक सीधी बात कहने के लिए जटिल कथानक देने से बचे हैं। उन्होंने न अतिरिक्त घटनाएं ली हैं, न अनावश्यक चरित्र और न ही बीच बीच में अपने दर्शन को प्रक्षेपित किया है। इसलिए सदगति का शिल्प विधान बहुत सरल है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर पाठक के लिए बोधगम्य है। संभवतः कफन और गिला में संवेदना की गहराई ज़्यादा होगी, किंतु वे कहानियाँ साधारण पाठक के हृदय तक पहुँच नहीं पाती, पाठक से परिपक्वता की मांग करती हैं। अतः उपरोक्त कसौटियों के आधार पर माना जा सकता है कि सदगति अपनी संवेदनात्मक गहराई, नैतिक प्रभाव और शिल्पगत सादगी के कारण प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कहानियों में तत्कालीन यथार्थवाद संपूर्णता में व्यक्त हुआ है। अब इसके आंसर की बात करते हैं। सामाजिक यथार्थ के सभी पहलू में है गांव, शहर, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, दलित, सवर्ण, आदिवासी, नारी पुरुष, हिंदू मुसलमान, बच्चे युवा बूढ़े, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भौगोलिक, ये सभी पहलू हैं। तो गांव में आ जाता है गोदान, कफन, पूस की रात। शहर में आ जाता है गोदान, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह। निम्न वर्ग में आ जाता है कफन, पूस की रात, अलग्योझा, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी। मध्यम वर्ग में आ जाता है बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी। उच्च वर्ग में आ जाता है शतरंज के खिलाड़ी और रानी सरंधा। दलित वर्ग में आ जाता है गोदान, दूध के दाम, सदगति। सवर्ण में आ जाता है निमंत्रण, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी। आदिवासी में हमें ऐसी कोई कहानियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। नारी में आ जाता है गिला, बड़े घर की बेटी, नया विवाह। पुरुष में आ जाता है पूस की रात, अलग्योझा। हिंदू में आ जाता है, शेष सभी कहानियाँ जो हैं वो हिंदू में आ जाती हैं। मुसलमान में ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी के अलावा जितनी भी शेष कहानियाँ हैं वो हिंदू में आ जाती हैं। अब बच्चे युवा बूढ़े में देखते हैं। तो बच्चे युवा बूढ़े की भी अलग अलग कहानियाँ हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। अब पढ़ते हैं इसे पूरा। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के रचनाकार हैं और किसान, स्त्री और दलित उनके साहित्य कर्म की प्रमुख चिंताएं हैं। ग्रामीण जीवन को उन्होंने जिया था और शहरी जीवन के कुछ अनुभव थे। मातृहीनता, बेमेल विवाह, गरीबी, बेरोजगारी, ऋण के दुष्चक्र जैसी समस्याओं को उन्होंने खुद झेला था। इन सभी तथ्यों ने मिलकर प्रेमचंद को एक ऐसा अभूतपूर्व लेखक बनाया जिसकी नज़र से समाज का कोई कोना नहीं छूटा। उन्होंने न सिर्फ पूरे समाज का चित्रण किया बल्कि चित्रण की प्रामाणिकता का भी भरपूर ध्यान रखा। इसी भरोसे पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है कि अगर 1915 से 1936 के बीच का भारतीय इतिहास लुप्त हो जाए तो
तो भी उसे प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों के आधार पर ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। प्रेमचंद की प्रमुख चिंताओं में किसान, स्त्री, दलित और गरीब हमेशा शामिल रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी कहानियों में सबसे ज़्यादा चित्रण इन्हीं वर्गों का हुआ है। उदाहरण के लिए, स्त्रियों की समस्याओं को केंद्र में रखकर उन्होंने अलगोजा यानी वैभिध्य की समस्या, नया विवाह, बेमेल विवाह की समस्या तथा गीला वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की समस्या आदि कहानियाँ लिखी हैं। इन प्रमुख चिंताओं के अतिरिक्त प्रेमचंद की यह कोशिश रही है कि समाज का कोई वर्ग उनकी कहानियों से न छूटे। निम्नलिखित तालिका से समझा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रकार सभी वर्गों का समेकन किया। ईदगाह तथा शतरंज के खिलाड़ी, मुस्लिम समाज की स्थिति और समस्याओं, ईदगाह और दूध का दाम, अभावग्रस्त बच्चों के बचपन के छिनने की समस्या, बूढ़ी काकी, वृद्धों के महत्वहीन और अनुपयोगी हो जाने की समस्या, गुल्ली डंडा, शहरी मध्य वर्ग में उभर रहे अकेलेपन और अजनबीपन की समस्या, निमंत्रण, पुरोहित वर्ग के भीतर पनप रहे आडंबरों पर व्यंग्य, शतरंज के खिलाड़ी, अपने समय के राजनीतिक विध्वंस तथा उसके कारणों की पड़ताल। इस प्रकार यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रेमचंद की कहानियाँ अपने समय के भारतीय समाज की एल्बम हैं। प्रेमचंद ने कोशिश की है कि इस एल्बम से समाज का कोई चित्र न छूटे और वह इसमें खासे सफल भी रहे हैं। लेक्चर 7 समाप्त।